गर्ल्स क्लासेस होते हैं, लेकिन किस बेसिस पे? कोटिलेडॉन क्या है? हाँ करेक्ट, इसको आप बोल सकते हो एम्ब्रियोनिक लीफ, एम्ब्रियोनिक लीफ, ठीक है, सीड लीफ, क्लियर। कोटिलेडॉन, जैसे एक कोई युद्ध लड़ रहा है और उसके पास शील्ड है, कैप्टन अमेरिका के पास जैसे शील्ड है, तो उसका कोटिलेडॉन हो गया। तो सीड की प्रोटेक्टिव कवरिंग किसी भी चीज से समझ, तो जब वो जर्मिनेट करता है सीडलिंग के बाद, वो जब पहला लीफ दिखेगा तो एक लीफ आया तो वो क्या हो गया? मोनोकॉट। दो लीफ आता है वो होता है डाइकॉट। दिस इज जनरल, ठीक है। तो इसमें आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम देखना है, एंड एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन, उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है, क्योंकि दीज आर द क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लियर। फिर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ को शो करता होगा, ठीक है। अब एकदम ब्रीफ, आज पहला लेक्चर है तो ब्रीफ में पहले चलो एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कथा वाच लेते हैं, उसके बाद हम तुम लोगों को ब्रीफली इसको लिंक कराते हैं। गुड मॉर्निंग। You can very easily see the structure similarities and variation in the external morphology of the larger living organisms, both plants and animals. That is the morphology. Similarly, if we were study to internal structure, one also finds several similarities as well as differences. अब बहुत बेसिक बायोलॉजी सब कुछ अपनी खत्म हो चुकी है, तो सिमिलरिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हम सब कहीं न कहीं एक सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, तो अदर वी गो फॉर द प्लांट और वी गो फॉर द एनिमल, यहाँ पे कुछ कॉमन सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन वो कॉमन है, जेनेटिक कोड एटीजीसी वो कॉमन है, ठीक है, आरएनए में यू है वो कॉमन है, तो यूनिवर्सल है, कुछ चीजें यूनिवर्सल है, राइबोसोम कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन, सेल के अंदर स्ट्रक्चर सब कॉमन, अमाउंट वेरी कर सकते, क्लियर। वही चीज है, उस कॉमन की वजह से हम कुछ सिमिलरिटीज को शो करते हैं, आपस में सिमिलरिटीज एंड कुछ वेरिएशन है, जिसको अभी हम लोगों ने मियोसिस में देखा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आए, तो वो वेरिएशन हमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज और ये जो लॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, क्लियर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ वेरिएशंस होंगे, क्योंकि प्लांट के केस में देखें तो प्लांट का मेजर काम क्या है? रूट के थ्रू एब्सॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल को, लीफ के थ्रू फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अब चाहे वो एल्गी का थैलाइड बॉडी हो या एंजियोस्पर्म की डेवलप्ड लीफ हो, लेकिन काम कॉमन है, सभी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। या आप साइनोबैक्टीरिया, एक ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हो, उसके पास पिगमेंट है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फंक्शन सेम होगा, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, तो देयर इज सिमिलरिटी एंड देयर इज डिसिमिलरिटी, क्लियर। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plant, the angiosperm. A study of internal structure of plant is called anatomy. Plants have cells as the basic unit. एनिमल के पास भी सेल है, बेसिक यूनिट। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड इन द टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। ये चीज स्टार लगा, ये प्लांट के केस में नहीं होता है, ठीक। प्लांट का जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन सिस्टम नहीं है, प्लांट का केस जो होता है वो होता है टिश्यू सिस्टम, और ये एक हायर इंफॉर्मेशन है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्गन पे चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑर्गन याद रखना है, लेकिन आपके पास स्टार मार्क होना चाहिए कि दिस इज अ टिश्यू सिस्टम। उनके पास कोई लंग्स नहीं है, अब इसको कैसे मैं डिनाई कर रही हूँ वो सुनना, उनके पास कोई लंग्स नहीं है, कोई हार्ट नहीं है। अब तुम बोलोगे मैम लीफ तो है, लीफ एक ऑर्गन नहीं है, लीफ इज द कलेक्शन ऑफ टिश्यू, ठीक है। वो टिश्यू के मिलने से डिफरेंट टाइप के मतलब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के मिलने से वहां पे एक लीफी स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है, जिसमें एपिडर्मिस है, जिसमें स्टोमेटा है, जिसमें अंदर मेसोफिल सेल है, बंडल शीथ है, वेस्कुलर बंडल है, पेरिसाइकल, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू है, ठीक है। तो दिस इज टिश्यू सिस्टम।
क्लियर। प्लांट के केस में ऑर्गन नहीं होते हैं, कोई आपका बॉडी का ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है जिसको आप ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बोलो, कलेक्टिवली दैट इज टिश्यू सिस्टम। लेकिन यहाँ पे ऑर्गन्स तक ले गए, अब ये क्या कहेंगे, xylem and phloem are the organs responsible for transportation of water, minerals and food या सुक्रोज। क्लियर। इस चीज के आपके स्टेटमेंट मिलेंगे, लेकिन अब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान में देना है, अगर ऑप्शन में आपको टिश्यू सिस्टम को बोल रहा है प्रायोरिटी देने को, तो इसका मतलब वो एग्जामिनर जानबूझ के उस टफ क्वेश्चन को दिया है और वो आपके नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि यू आर अवेयर अबाउट दैट कि प्लांट में टिश्यू सिस्टम होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है। तो वहां आपको आंसर में जाना है टिश्यू सिस्टम। ठीक, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिखेगा जिसमें टिश्यू सिस्टम पूछा जाए। तो टिश्यू सिस्टम कैसे कैसे है, लीफ, स्टेम, रूट। फिर उसके बाद ये प्राइमरी ग्रोथ के बाद जब फ्लावरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ करेगा, तब वहां फ्लावर दिखेगा और फ्लावर जब फर्टिलाइज हो जाएगा देन फ्रूट दिखेगा। ठीक है। तो एक ऐसा प्लांट जिसमें आपको फ्रूट स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो इन सब फेज से जाके एडल्ट, जैसे रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, ठीक है, एडल्ट प्यूबर्टी के बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसी तरीके से प्लांट में एक प्राइमरी ग्रोथ के बाद, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, तब वो अटेन करता है कि उसमें फ्लावरिंग हो सकती है। किसी छोटे प्लांट में अगर हो रही है फ्लावरिंग, तो ये नहीं कि अब वो फ्लावर, उसका नेचर ही वो है, वो श्रब है, वो एक हर्ब है, एंजियोस्पर्मिक है, तो वो फ्लावर बनाएगा, उसको लंबा बरगद का पेड़ बनने की जरूरत नहीं है, वो अपने लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आ चुकी है, उसका फ्लावर बन गया। क्लियर। तो रिलेट करके पढ़ना अच्छे से, इंटरेस्ट लोगे सब समझ में। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ ऑर्गन में इन्होंने बताया नहीं कि ऑर्गन क्या है। ठीक है, वही ऑर्गन क्या है बेटा आपके, स्टेम, लीफ एंड रूट, फ्लावर, फ्रूट। Clear? Within angiosperm, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. क्यों? क्योंकि हमने क्लासिफाई किया ना उनको, मोनोकॉट को मोनोकॉट बताया है, डाइकॉट को डाइकॉट बताया, तो उनका एनाटॉमिकली भी डिफरेंस होगा। कॉमन क्या है कि बोथ आर फ्लावरिंग, बोथ आर एंजियोस्पर्म, लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। जब हम सेकेंडरी, टर्सरी, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तो आएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है। Internal structure also shows adaptation to diverse environment. अब हमारे अर्थ पे अगर सबसे ज्यादा प्लांट कहें कि किस डिवीजन के प्लांट सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो एंजियोस्पर्म प्लांट है। क्यों? इसका मैंने एक लिंक बताया है कि ग्रासेस, जो तुम्हें घासें बिछी हुई दिख रही है पूरे मैदानी एरिया, मतलब जहाँ पे वाटर बॉडीज नहीं है, उन हर जगह पे तुम्हें घास दिखेगा एक्सेप्ट चट्टान, रॉक ऐसी हो, तो वो एक टाइम में, वो आने वाले टाइम में सक्सेशन से, इवोल्यूशनरी सक्सेशन से वो वहां पे फिर धीरे धीरे लाइकेंस आएंगे, ब्रायोफाइटा आएंगे एंड उसके बाद टेरिडोफाइटा आएंगे। तो जहां पे भी आप लैंड की बात कर रहे हो उसमें आपको दिखता है जनरल की घासें सबसे ज्यादा, ग्रासेस। ठीक है, वो क्या है, वो एंजियोस्पर्म। इसलिए ये क्या हो गया, मोर एडॉप्टेशन के साथ शो करने वाले एक ग्रुप है। ठीक है, प्लांट तुम्हें, इसके प्लांट तुम्हें बहुत छोटे साइज में भी दिखेंगे, वॉल्फिया। ठीक है, उसके एक फिंगर टिप पे तुम्हें 100 फूल दिख जाएंगे, सिर्फ फिंगर टिप पे, ये सब हम जनरल बायोलॉजी बात कर चुके हैं। ठीक है, रेफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर है, उसके नीचे अगर कोई फोटोग्राफी करा रहा है तो वो छोटा दिखेगा, वो प्लांट का एक फ्लावर का ही साइज ह्यूमन के साइज से बड़ा है, दुगना दिखता है। तो मीन्स एक डाइवर्सिटी है और एडॉप्टेशन भी है, जीरोफाइट नहीं है। रेगिस्तान में तुम्हारा नागफनी, कैक्टस वगैरह निकल रहा है, वो एडॉप्टेशन को शो किया हुआ है। हाइड्रोफाइट्स है, वाटर बॉडीज में तुम्हारा लोटस, वाटर लिली, ये सब दिख रहे हैं, वो हाइड्रोफाइट्स हो गए जो वाटर बॉडी में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल बॉडी में भी, वाटर बॉडी के डेप्थ में भी ग्रो करने वाले हैं, वहां पे भी फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो these category of flowering plants showing various adaptation to diverse environment, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट environment के कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। अब एडॉप्टेशन पहले ही इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गी क्यों नहीं ग्रो कर सकता, क्योंकि एल्गी को वाटर चाहिए। ब्रायोफाइटा क्यों नहीं ग्रो कर सकता, ब्रायोफाइटा को हमेशा वाटर चाहिए। टेरिडोफाइटा भी बहुत नहीं ग्रो कर सकता, एक्सेप्शन है वहां पे, क्योंकि स्टिल लोअर टेरिडोफाइट वाटर बॉडीज पे डिपेंडेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन। धीरे 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 उनमें एडॉप्टेशन आता गया। जिम्नोस्पर्म आए तो जिम्नोस्पर्म मोर डोमिनेटिंग, जैसे जुरासिक एरा, इधर एनिमल में डायनासोर डोमिनेट थे, उधर प्लांट में जिम्नोस्पर्म। फिर जैसे ये फ्लावरिंग पॉइंट है तो एक
थ्योरी है कि डायनासोर क्यों डिसअपियर हुए। एक तोलका पिंड वाली थ्योरी है उसके पीछे, और दूसरा ये है कि ये जो फ्लावर्स थे, इनके जो मटेरियल, जो केमिकल फ्लावर के अंदर थे, तो नेक्टर्स थे, वो डायनासोर्स के लिए, हर्बीवोर डायनासोर के लिए क्या हो गए, पॉइजनस हो। और वो इसको जैसे जैसे इस पे फीड करने लगे, उनकी डेथ होने लगी। और कार्निवोर डायनासोर जो थे, वो हर्बीवोर डायनासोर को फीड करते थे, इसलिए उनकी भी डेथ होने लगी। ठीक है, तो एक उनका एरा था जो गोल्डन एरा था जिम्नोस्पर्म का, और जुरासिक एरा, वो दोनों ही फिर, अब जिम्नोस्पर्म गायब नहीं हो गए, लेकिन डायनासोर तुम्हारे डिसअपियर। क्लियर। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर बने होंगे टिश्यू के मिलने से, क्योंकि एंजियोस्पर्म है, मल्टी सेलुलर होगा, इतना सबको पता है। एंजियोस्पर्म की जनरल फीचर है यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। ठीक है, डिप्लॉयड प्लांट पॉट, ये जनरल बात है। तो अभी हम यहाँ सिंगल सेल की तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल सेल है, मल्टीपल सेल के अंदर लेवर ऑफ डिवीजन। जैसे आप घर में काम कर रहे हो, अगर मम्मी गुस्सा हो जाए, मम्मी बोले कि आज ठीक है तुम लोग के बहुत ड्रामे हो गए, सब अपने अपने काम करो। ठीक है, पापा ऑफिस से आ रहे हैं, पापा भी अपना खाना पीना बनाएंगे, अलग खाना बना रहे हैं। बच्चे अपना पढ़ के आ रहे हैं, वो भी अलग खाना पीना बना रहे हैं। क्या होगा, पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, पापा बोलते हैं अब मैं तुम लोग को भी नहीं देखूंगा, तुम सब अपना कमाओ और खाओ, लो भैया और आप बता दो। अब हम चल दिए पढ़ने, पढ़ाने, फिर जो भी कर सकते हैं। अब जैसे 11th में हो तो 8th तक की ट्यूशन लेने लगे। भाई हमारे पापा तो बोले अब अपना ही कमाना है, अपने कमाना है, खाना है। मम्मी बोल रही है अपना खाना बनाओ, पापा बोल रहे हैं अपना कमाओ। तो ये क्या दिखेगा, कर रहे हो लेकिन मिसमैनेज। लेकिन इसी को अगर मैनेज कर दिया गया, मम्मी को हो गया तुम लोगों से, कर लिया ड्रामेबाजी, अब थोड़ा शांति से रह। मम्मी कहेगी मैं खाना पीना देख रही हूँ, घर को देख रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, तुम्हारा प्राइम काम क्या है, पढ़ाई। तुम पढ़ाई लिखाई करो, खेलो कूदो, हेल्थ देखो। पापा ने बोला मैं सबके लिए अर्निंग कर रहा हूँ, हम तो मम्मी पापा दोनों कमा सकते हैं, एक जनरल बात। ठीक है, मैं सबके लिए अर्निंग कर रहा हूँ, सबको, तुमको अब एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है कि पढ़ोगे और पढ़ाओगे या कुछ लेबर वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो एक जो फंडामेंटल जॉब थी वो सबकी डिवाइड हो गई घर में, और घर स्मूथली रन कर रहा है। पढ़ के आ रहे हो, तुम्हें नाश्ता मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और मम्मी दे रही है, पढ़ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो आराम से। ठीक है, लेकिन कुकिंग करना पड़ेगा, अलग हेडेक रहेगा, चिड़चिड़ाओगे, चार बात सुनाओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, लेबर ऑफ डिवीजन प्लांट्स के अंदर भी है। प्लांट को पूरा अपनी ग्रोथ भी मेंटेन करनी है और फंक्शन भी मेंटेन करना है, क्योंकि इट इज अगेन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन हो, टिश्यू सेम ओरिजिन के जो टिश्यू है वो ग्रुप होके एक तरीके के फंक्शन को करने लगे, और फिर कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करने लगे। अब ये टिश्यू जो है ये कोऑर्डिनेट और एसोसिएशन किस बेसिस पे करेंगे, सेल के पास ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे से एसोसिएट कराएंगे, बताओ। लिंकिंग ऑफ सेल टू सेल। सेल के, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लिंक करा रहा है, जिनका स्ट्रक्चर नहीं है, प्लांट सेल बना रहे हैं। चलो बताओ बेटा, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सेल वॉल। सेल वॉल तो है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। बताओ, मैं तो फिगर बनाने में टाइम कभी नहीं देता। प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, फिजिकल कनेक्शन, फिजियोलॉजी को मेंटेन कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, वो क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। एक सेल, एक ओरिजिन से सेल, मतलब पेरेंट एक था, डिवाइड कर करके सेल बन रहा है। ठीक है, वो सेम टाइप के होमोजीनस टिश्यू को बनाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू जब मिलके टिश्यू सिस्टम को बनाएंगे, देन देयर इज हेट्रोजीनस टिश्यू सिस्टम। समझ में आ रहा है दोनों डिफरेंस। ठीक है, जाइलम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जाइलम सेल्स हैं, वो एसोसिएट हो रहे हैं, तब जाइलम का फंक्शन हो रहा है।
वो एक हेट्रोजेनस सिस्टम हो। तो क्लास हाइट भी नहीं। चलो देखते हैं। ठीक है, तो एक सेम ओरिजिन के जो टिश्यू हैं सेल डिवाइड करके बने, वो होमोजेनस हो जाते हैं और वो एक स्ट्रक्चर एक फंक्शन को कर सकते हैं, वो भी एक फंक्शन को कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप इन्वॉल्व हुए और फंक्शन को कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम या हेट्रोजेनस टिश्यू। A tissue is a group of cells having a common origin. The parents सबके एक ही हो and usually performing a common function. A plant is made up of different kind of tissues. तो इस तरीके के different different origin होंगे जिससे प्लांट के डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। अगर हम ब्रॉडली इसको बोले तो लीफ अलग टिश्यू से बन रहा है, स्टेम अलग टिश्यू से बन रहा है एंड रूट्स अलग टिश्यू से बन रहा है। क्लियर? The tissues are classified into two main groups, namely meristematic and permanent tissue, based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. एक सिंपल सी बात है यहाँ पे प्लांट के केस में, प्लांट का जो ग्रोथ होता है दैट इज अनकंट्रोल्ड एंड लोकलाइज्ड। एक लोकल सेल है जहां पे प्लांट आपको दिख रहा है ओल्ड। अब हम बड़े से प्लांट की बात करें, तुम सब देख रहे हो चारों तरफ प्लांट, तो ऐसा नहीं है कि नीचे भी ग्रो कर रहा है, नीचे नई ब्रांच निकल सकती है। ठीक है, लेकिन एक हाइट के बाद देखोगे नीचे तुम्हें कोई ब्रांच नहीं दिखेगी। ठीक है, आम का अगर पेड़ देख रहे हो एक ऊंचाई पे जा चुका है तो नीचे कोई नई ब्रांच बनती हुई नहीं दिखेगी, अब वो टिप के ग्रो कर रहा है। उधर नई ब्रांच बन रही है, ब्रांच टूट रही है, बन रही है, ठीक है, टिप ग्रो कर रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत हाइट तक ग्रो कर रहा है। सबके पीछे एक ग्रोथ हार्मोन और हार्मोनल सिस्टम, जिसको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है कि ब्रांच कितनी ग्रो करेगी, ब्रेक किया तो कैसे ब्रेक किया, फ्लावर कैसे इंडक्शन हुआ, फ्रूट कैसे फॉर्म हुआ, इन सब के पीछे जैसे बॉडी में हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम है वर्क कर रहा है कोऑर्डिनेट विद द न्यूरल सिस्टम, उसी तरीके से वहां पे हार्मोनल सिस्टम में ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट है जो वर्क कर। बट ब्रॉडली हम इतना समझ सकते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ है वो है अनलोकलाइज लोकलाइज एंड अनकंट्रोल, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है लेकिन लोकली जहां पे सेल डिवाइडिंग सेल होंगी वही होगा, अदरवाइज वो परमानेंट में कन्वर्ट होगी। क्लियर? The branch of botany dealing with the internal organization of plants is called plant anatomy. Definition of tissue: a group of physically linked cells and associated intercellular substance having common origin and specialized for performing particular identical function. These are called tissue. नोट डाउन करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी एकदम बढ़िया ऑथेंटिक डेफिनेशन है और लिखने के लिए ऑप्शन में आए तो भी आपको इसको ध्यान देना। अब ये जो टिश्यू सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए बेटा? स्पेशलाइजेशन इन टिश्यू होना चाहिए। जाइलम का वर्क जाइलम से रिलेटेड सेल नहीं परफॉर्म कर सकती है। रूट्स में रूट हेयर का फॉर्मेशन एपिडर्मिस के ही लेयर कर सकती है। फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल है जहां क्लोरोफिल है वही कर सकती है। तो दिस शुड बी स्पेशलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। क्लियर? इससे क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जैसे मैंने बताया कि तुम एमबीबीएस करके अगर न्यूरोलॉजिस्ट बन रहे हो तो नर्वस सिस्टम ब्रेन की ट्रीटमेंट के लिए तुम एफिशिएंस हो गए। ठीक है, सर्जिकल हो, सर्जन हो तो सर्जरी में एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी आती है विद द स्पेशलाइजेशन। मल्टीपल टास्किंग है तो एफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है, वो कई सारे काम दिन भर में करना है तो करते रहेंगे, लेकिन मल्टीपल टैलेंट है लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं, एफिशिएंट नहीं। तो दैट फिजिकल लिंकिंग जरूरी है ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके कि एक सेल दूसरे से कोऑर्डिनेट करके तब टिश्यू फंक्शन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के लिए फिजिकल लिंकिंग चाहिए। टिश्यू टर्म साइंटिस्ट आ गए और देर में साइंटिस्ट है ग्रीव। ठीक है, टिश्यू सिस्टम टिश्यू टर्म को दिया था ग्रीव साइंटिस्ट। अच्छा फरेया श्रावणी, बेटा लाइट नहीं है तो अब हो सकता है हम ऑनलाइन डिस्कनेक्ट कर दे तो हम रिकॉर्ड कर देंगे इसके आगे का। थोड़ी देर में हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और रिकॉर्ड हम बाद में कल कर देंगे और उसको अपलोड कर देंगे। सुन लेना तुम लोग। ठीक है, अभी जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है।
अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है, कई बार आ चुका है, जो डिवाइड कर सकता है, कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, या यू कैन से देयर इज टू टाइप ऑफ सेल, मैथ्स में पढ़ा होगा ना बेटा, डिविजिबल, जो डिवाइड हो सकता है, वो डिविजिबल होता है अमाउंट, ठीक है। नॉन डिविजिबल वो नंबर जो डिवाइड नहीं हो सकते। तो देयर इज डिविजिबल सेल्स एंड नॉन डिविजिबल सेल। एक सेल जो खुद को डिवाइड कर सकती है, माइटोसिस कर सकती है, एक सेल जो डिवाइड नहीं कर सकती लेकिन डिफ्रेंशिएट कर सकती, मतलब अपने आप को अलग कर सकती, डिफ्रेंशिएट कर लेगी तो स्पेसिफिक हो जाएगी, क्लियर। जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया और वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हुई, परमानेंट सेल में वो या तो जाइलम गई या तो फ्लोएम गई, हम बात करें वेस्कुलर बंडल, तो उस केस में क्या होगा, वो डिफ्रेंशिएट कर गई, वो अब अलग है, और उससे अलग है, वो जाइलम बन गया, वो और उससे अलग है, वो फ्लोएम बन गया, तो स्पेसिफिसिटी आ जाएगी उसमें। तो इसमें नॉन डिफ्रेंशिएट कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना, क्लियर। तो growth in plants is largely restricted to a specialized region that is localized, ठीक है। जैसे एनिमल के केस में पैर भी ग्रो कर रहे हैं, हाथ भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, थोरैक्स भी ग्रो कर रहा है, सब चीजें ग्रो कर रही है, तो अनलोकलाइज है लेकिन कंट्रोल्ड, यहाँ अनकंट्रोल्ड है लेकिन लोकलाइज, जो डिवीजन वाला फेज है वो एक सर्टेन पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है। Growth in plants is largely restricted to a specialized region of active cell division called meristem. ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है डिविजिबल या डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया जा सकता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। The meristem which occur at the tip of root and shoot and produce primary tissues are called apical meristem. अब मैंने तुम्हें बताया है कि प्लांट जब सीड ग्रो कर रहा है तो वहां पे एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लिम्यूल, दोनों वर्ड बता चुके हैं, रेडिकल एंड प्लिम्यूल। रेडिकल को ग्रो करना होता है रूट सिस्टम के लिए एंड प्लूम्यूल को ग्रो करना होता है शूट सिस्टम के लिए। शूट सिस्टम में सब कुछ आ गया, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सब कुछ आ गया, और जो अंडरग्राउंड हो गया वो रूट सिस्टम है, क्लियर। तो अब इन दोनों के एपेक्स पे है मेरिस्टेमेटिक जोन, जो कि कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम, क्लियर। अब इसमें ध्यान रखना है कि रूट के एकदम एपेक्स पे नहीं होता है, क्योंकि रूट्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है वहां पे जो सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है उसके साथ, उसको पेनिट्रेट करके आगे बढ़े। अब मेरिस्टेमेटिक सेल सॉफ्ट है, वो डिवाइड करे, अगर वो सॉइल से इंटरेक्ट करेगी तो वो डैमेज हो जाए, इसलिए उसको एक कवरिंग है, जैसे पेन के आगे टिप होती है, टिप को कवर करने के लिए कैप लगा होता है, उसी तरीके से रूट कैप हो जाए, ठीक है। अब एक आप प्लांट को समझो, तो प्लांट में रूट स्ट्रक्चर हो गया और शूट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। शूट स्ट्रक्चर को हम स्टेम और लीफ, फ्लावर और फ्रूट की बात तभी होगी जब प्लांट ग्रो कर चुका होगा और उसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आएगी। तो जब हम इनिशियल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो देयर इज रूट, देयर इज शूट, क्लियर। तो रूट सिस्टम आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साइड में ग्रो कर रहा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो शो कर रहा है, एंड स्टेम सिस्टम जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक शो कर रहा है, क्लियर। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। अब इसको समझो कि यहाँ पे डिवीजन वाली सेल कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है, ठीक है, और अगर इससे ब्रांचेस निकल गई, इसका मतलब यहाँ पे भी थी और ब्रांचेस निकली हैं, अब ये ब्रांच इधर आगे बढ़ रही है, तो यहाँ है, हर टिप पे ब्रांच में सेम केस में ब्रांच इधर है, ब्रांच में टिप पे होगी और एपेक्स के भी टिप पे होगी, ठीक है, इस ब्रांच के भी टिप पे है, इस ब्रांच के भी टिप पे, जैसे फ्लावर में मैंने बता रखा है ना इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है, हर टिप पे फ्लावर है या हर टिप पे फ्लावर फॉर्म हो सकते हैं, उसी तरीके से जहां जहां टिप है, अब ये एपिकल का मतलब सिर्फ एपेक्स, उस ब्रांच का एपिकल, मैंने कहा इधर ये मेन प्लांट है, इस पे ऐसे ब्रांच निकलती है, तो इसका एपिकल ये होता है, ठीक है। तो हर एपेक्स पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन्स है, क्लियर है, समझ में आई इसकी बात। तो आपको शूट सिस्टम, रूट सिस्टम या ब्रांच में लीव्स जो दिख रही है, लीव्स में कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स लीफ के डिवीजन के टाइम तक होंगे, एक लीफ भी आप देखो ग्रो होके वो फिर येलो होने लगती है, फिर ब्राउन होके वो सूख जाती है, पूरी गिर जाती है, ठीक है, तो उसके पास भी कोई परमानेंट मेरिस्टेमेटिक जोन नहीं,
वो लीफ के फॉर्मेशन के लिए एपिकल बर्ड वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड आते हैं उसको धीरे धीरे। ठीक, तो अभी हमने ब्रॉडली डिवाइड किया प्लांट टिश्यू को टू पार्ट में। वन इज मेरिस्टेमेटिक हु कैन डिवाइड, ठीक है, एंड अनदर वन इज परमानेंट टिश्यू हु कांट डिवाइड। ये किससे बनी होगी? परमानेंट टिश्यू किससे बने होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ना बेटा, जो डिवाइड कर सकते हैं वो परमानेंट टिश्यू बना दिए, मतलब मेरिस्टेमेटिक से। जो डिवाइड नहीं कर पा रहे वो परमानेंट बन गए। ठीक, अब इसके लिए थोड़ी सी चीजें लिख लो यहाँ। एक सेल, दिस इज मेरिस्टेमेटिक सेल, ये जब भी डिवाइड करेगी तो दो सेल बनाएगी, एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगी, एक परमानेंट सेल। ये सेल खत्म हो गई, माइटोसिस किया इसने, इसका एक्सिस्टेंस खत्म हो गया, ये कन्वर्ट हो गई, तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल होनी चाहिए ताकि फिर से वो डिवाइड कर सके। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं करेगी, ये परमानेंट होगी, इस तरफ ग्रोथ जा रहा है। अच्छा, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होगे तो न्यूमेरिकल्स भी मिल रहे होंगे, फ्लॉयडी बेस्ड। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिफाई करना, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो पूछना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की बात अगर हम करें कि अगर हम बोलते हैं कि छोटा सा नंबर ले लेते हैं 12, 12 सेल स्टेज आने के लिए, 12 सेल को फॉर्मेशन करने के लिए कितनी बार डिवाइड करना पड़े? बताओ यहाँ सोच के जरा। एक 12 सेल स्टेज तक आने के लिए इस टिश्यू को एक सेल से 12 सेल में कन्वर्ट होने के लिए कितनी बार डिवाइड करना पड़े? कितनी बार डिवाइड करे कि वो 12 सेल स्टेज तक पहुंच जाए? बताओ क्यों? इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब बताइए कितने सेल है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेल है। इसमें कितनी सेल एक्चुअल में तुम्हें दिखेंगी? इस सेल स्टेज में है तो यहाँ पे कितनी सेल एक्चुअल में दिखेंगी बेटा? हाँ, और ये कहाँ चली गई? आज दिखेंगी ना, ध्यान से समझो। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट सेल, ये खत्म। ठीक है, तो पहली सेल कौन सी दिख रही है? फर्स्ट परमानेंट सेल। अगेन डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल, डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट सेल। दूसरी सेल ये दिख रही है, ये फिर डिवाइड हो गई, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल, परमानेंट सेल। तीसरी सेल ये दिख रही है, ये फिर डिवाइड हो गई, मेरिस्टेमेटिक सेल एंड परमानेंट सेल। ये भी तो दिख रही है बेटा, ये डिवाइड करेगी तब तो खत्म होगी। तो 5 दिख रहे हैं, तो हमेशा जितना क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे 120 पूछा जाएगा तो -1। ठीक है, 119 डिवीजन। ठीक है, 100 पूछा जाएगा तो 99, 10 पूछा जाएगा तो 9। हमेशा ये पहली वाली सेल क्योंकि डिजनरेट हो जाएगी, और जो लास्ट आपको दिखेगी वो इसका प्लेस ले लेगा, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ सेल पूछा जाएगा उससे एक माइनस कर दो। क्लियर है? समझ में आया? और ये एरिथमेटिक ग्रोथ, इसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 2 की पावर n वाला ग्रोथ नहीं है। ठीक है, 2 की पावर n नहीं हुआ, दिस इज एडिशनल ग्रोथ। आएंगे इस पे, फिजियोलॉजी में बहुत बार कई जगह पढ़ना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हो गए जो डिवाइड कर रहे हैं, और परमानेंट टिश्यू वो हो गए जो एक मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवाइड करने से बने थे, और अब उनका काम है डिफ्रेंशिएट करके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना। अब एक जनरल क्वेश्चन बताओ, अगर सेल समझ में आया है तो सेंट्रल वैक्यूल किसमें प्रेजेंट? परमानेंट टिश्यू में या मेरिस्टेमेटिक? परमानेंट। क्यों? उस डिवाइड नहीं करना है तो उससे सेंट्रल वैक्यूल का क्या लेना? क्या बेटा? जो भी आ रहा है माइंड में, थिंकिंग ही तो आनी चाहिए।
सोच ही आना चाहिए, लॉजिक रीजनिंग लगना चाहिए। कुछ बोलो। फाइनल स्टेज किस चीज का फाइनल? फाइनल स्टेज तो चलता रहेगा जिंदगी, वो उसकी 200 साल की लाइफ है तो पेड़ चलता ही रहेगा। सेंट्रल वैक्यूल का रोल क्या था? ताकि एक परमानेंट सेल जो अपना प्रोड्यूसर है, प्लांट जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर पूरा कंटेंट साइटोप्लाज्म होगा तो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी चलेगी। साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी चल रही है मतलब मेटाबॉलिक रेट हाई है। मेटाबॉलिक रेट हाई है मतलब वो खुद का बनाया हुआ ग्लूकोज खुद यूज करेगा ज्यादा, तो इतना बड़ा अर्थ का सिस्टम कैसे चलेगा? तो उस जगह को कम कर दिया गया सेंट्रल वैक्यूल से, परमानेंट सेल में डाल दिया गया सेंट्रल वैक्यूल कि तुम खुद कम यूज करो। जैसे मम्मी लोग थोड़ा सा बाद में खाती है, लास्ट में खाती है, कम खा रही है, कम है, 4 मेहमान आ गए तो बच्चों को खिला देंगी, अपना कहेंगे अच्छा ठीक है मैं बाद में खाती हूँ, ठीक है। तो उस वहां पे क्या है, सेंट्रल वैक्यूम, ताकि तुम खुद कम से कम यूज करो और तुम्हें जितनी रिक्वायरमेंट है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम कर दिया गया, उतने में तुम्हारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। उनको मसल्स मूव थोड़ी करानी है, प्लांट में मसल्स मूव हो रहे हैं, हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी मेटाबॉलिक रेट कम है। क्लियर बच्चा? तो वहां पे सेंट्रल वैक्यूल डाल दिया गया जो कि